गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बट अपना चैप्टर चल रहा है ब्रांच, और ब्रांच के एंडिंग में हमारा चल रहा है फॉरेन ब्रांच। और फॉरेन ब्रांच में हमने क्या पढ़ा था कि एज पर AS11 रिवाइज्ड में फॉरेन ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करना होता है हेड ऑफिस करेंसी में। एज पर AS11 रिवाइज हम फॉरेन ब्रांच की टीबी को कन्वर्ट करते हैं हेड ऑफिस करेंसी में। सबसे पहले उसके लिए सबसे पहले देखना होता है कि जो ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच के जो ट्रांजैक्शन है वो इंटीग्रल नेचर के हैं या नॉन इंटीग्रल नेचर के। कुछ ना कहा जाए तो हमेशा मानते हैं कि इंटीग्रल नेचर, मतलब ब्रांच की जो एक्टिविटी है वो हेड ऑफिस की एक्टिविटी का एक्सटेंशन है। हेड ऑफिस गुड्स भेजता है, ब्रांच उसे सेल करती है, तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। हेड ऑफिस गुड्स भेजता रहेगा, ब्रांच उसे बेचती रहेगी, उनके बीच में ट्रांजेक्शन साल भर चलते रहेंगे। वो सब आप पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में एएस में, लेकिन हमें एग्जामिनेशन में कुछ ना कहा जाए तो अब हमेशा मानिए इंटीग्रल नेचर। हाँ, क्वेश्चन स्पेशली बोल दे कि नॉन इंटीग्रल से करना है तो अभी हमारा बचा है वो, अभी तो हम इंटीग्रल ही पढ़ रहे हैं। अब उसको लेकर हमने कल एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, और अब हम क्वेश्चन नंबर 22 जो प्रैक्टिस मेल में दिया हुआ है वो कर रहे हैं। DM लिमिटेड दिल्ली हैज़ ए ब्रांच इन लंदन। क्वेश्चन आपने निकाल लिया होगा, नंबर 22 मिल गया। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, DM लिमिटेड दिल्ली हैज़ ए ब्रांच इन लंदन। ब्रांच इसकी लंदन में ब्रांच है, इज एन इंटीग्रल फॉर। अच्छा, बड़ा समझदार है क्वेश्चन बनाने वाला, इसने तो खुद ही नहीं लिख दिया इंटीग्रल नेचर, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, मतलब आपको इंटीग्रल का एजम्पशन लिखने की जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन खुद कह रहा है कि इंटीग्रल नेचर ऑपरेशन वाला ब्रांच है। At the end of the year March 12, the branch furnishes the following TB in UK pound। क्योंकि ब्रांच लंदन में है तो वहाँ पाउंड चलते हैं, वहाँ पर हमें ब्रांच ने वहाँ पर अकाउंटिंग की होगी डेफिनेटली वहाँ की करेंसी में, पाउंड में। पर हमें हेड ऑफिस में मर्ज करने के पहले वो डेटा हेड ऑफिस में इंडिया में मर्ज करने के पहले, उसको अपने बुक्स में लाने के पहले उसको कन्वर्ट करना होगा रुपीज़ में। उसके लिए हमें दिया है TB। फिक्स्ड एसेट, ये TB है 11 का, लेकिन फिक्स्ड एसेट 2007 में खरीदी गई थी, तो हमें फिक्स्ड एसेट को कन्वर्ट करना पड़ेगा 2007 की रेट पर, क्योंकि ये इंटीग्रल नेचर है, ये इंटीग्रल है, इसलिए फिक्स्ड एसेट को कन्वर्ट करना होता है जिस दिन फिक्स्ड एसेट खरीदी गई उस दिन की रेट पर। स्टॉक ओपनिंग दिया हुआ है, ये ओपनिंग स्टॉक है अप्रैल 2010 का, ये ओपनिंग रेट पे कन्वर्ट होगा। गुड्स फ्रॉम HO ये कन्वर्ट नहीं करते हम, क्योंकि ये गुड्स फ्रॉम HO जो पाउंड में है ब्रांच के यहाँ हेड ऑफिस में, यही अमाउंट होगा गुड्स इनटू ब्रांच रुपीज़ में। हम ये मान के चलते हैं कि देयर इज नो गुड्स इन ट्रांजिट, तो जो हेड ऑफिस ने भेजा वही ब्रांच को मिला। अब आप ये मत पूछेगा सर डिफरेंस होता तो क्या करता, वो भगवान जाने। क्वेश्चन आज तक मैंने देखा नहीं है ना, आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत है, जो है वही पढ़ लो, बहुत है मुझे क्या, मैं तो सब बता दूं, लेकिन कुछ ना कहा जाए तो यही माना जाएगा। और क्यों मानेंगे कि कोई गुड्स रास्ते में है? सर बोले सर आपने कैसे मान लिया, एक व्हाट्सएप आया, अरे भाई मैं कैसे मान लूँ कि गुड्स रास्ते में है, और है तो कितना है, 2000, 4000, 10 लाख, 15 लाख, तो कुछ ना कहा तो हम ये मानेंगे सब कुछ बराबर है। इस केस में गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस जो पाउंड में है 64,000, वो रुपीज़ में नीचे दिया हुआ है, वो हेड ऑफिस की बुक्स में जो ब्रांच अकाउंट होगा वहाँ 2 गुड्स इनटू ब्रांच लिखा हुआ होगा रुपीज़ में, वो दिख जाएगा, तो ये ले लेंगे एज पर HO बुक्स। फिर है एक्सपेंसेस, ये साल भर होते रहे इसलिए एवरेज रेट पर। डेटर ये ईयर एंड में है, और ये रियलाइज होंगे तो हमें ईयर एंड के रेट से कन्वर्ट होकर हमें मनी मिलेगी, तो ये क्लोजिंग रेट पर। क्रेडिटर हमें पे करना पड़े ईयर एंड में, क्योंकि लाइबिलिटी क्लोजिंग में है और अब पे करना बाकी है, यदि आज पे करें तो हमें आज के रेट से पेमेंट करना पड़ेगा क्लोजिंग रेट पर। कैशियर बैंक यदि हमें आज मिल जाए, आज इंडिया की मनी आ जाए, तो हमें क्लोजिंग रेट से मनी कन्वर्ट होकर हमारे अकाउंट में जमा होगी, तो ये भी क्लोजिंग रेट पर। ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का क्रेडिट बैलेंस पाउंड में चल रहा है, मतलब ब्रांच 22,800 पाउंड देना दिखा रही है, तो हेड ऑफिस भी रुपीज़ में ब्रांच से कुछ लेना दिखा रहा होगा, ये भी एज पर HO बुक्स ले लेंगे। और परचेजेस साल भर रही होगी ब्रांच में, इसको एवरेज रेट पे ले लेंगे, और सेल भी साल भर रही, इसको भी एवरेज रेट पे ले लेंगे। फिर हेड ऑफिस बुक्स ब्रांच अकाउंट इंस्टीट्यूट एज शोन बिलो, ये लंदन ब्रांच अकाउंट दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस 2 लाख ओपनिंग बैलेंस दिया है, गुड्स इनटू ब्रांच, ये सब रुपीज़ में है, ब्रांच लंदन है लेकिन इंडिया में तो अकाउंटिंग रुपीज़ में होगी ना। इंडिया में हेड ऑफिस में अकाउंट खुला है लंदन ब्रांच अकाउंट, वहाँ पर 2 गुड्स ब्रांच है 49,26,000, तो ये हो गई गुड्स जो ब्रांच को मिला था पाउंड में 64,000 पाउंड की रुपीज़ वैल्यू होगी 49,26,000, और HO ब्रांच से 17,20,000 रुपीज़ में लेना दिखा रहा है, और ब्रांच वही पाउंड में 22,800 देना दिखा रही है, तो जो 22,800 पाउंड ब्रांच देना दिखा रही है उसी की रुपये वैल्यू है 17,20,000, तो हमें ये दो बैलेंस दिए हुए हैं। अब यहाँ पर फिक्स्ड एसेट जब खरीदी गई थी 4 साल पहले, तब रेट क्या थी,
10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, वो तो ठीक है, ये तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हमें डेप्रिसिएशन लगाना है ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। ओके, स्ट्रेट लाइन बेसिस पर डेप्रिसिएशन लगाना है। तो जबकि हमें जो असेट दी गई है 24,000, ये तो 2007 में खरीदी गई, 7-8 पहला साल, 7-8 पहला साल, 8-9 सेकेंड ईयर, 9-10 थर्ड ईयर, 10-11 ये तो अभी चल रहा है। कितने साल हो चुके हैं असेट को? 7-8, 8-9, 9-10, 3 साल हो चुके हैं, मतलब इस पर 10% से 30% डेप्रिसिएशन लग चुका होगा ऑन स्ट्रेट लाइन, मतलब 10% लगता है ओरिजिनल कॉस्ट पर। ठीक है, तो अभी अच्छा 2011 का टीबी है, तब 10-11 हमारा करंट ईयर है, 10-11 हमारा करंट ईयर है ना बेटा? ठीक है, अब 10-11 करंट ईयर है, तो 5 चौथा साल डेप्रिसिएशन लगाना बचा है। हाँ बचा है। कितने साल हो चुके हैं असेट खरीदो को? 7-8, 8-9, 10, 3 साल हो चुके हैं, मतलब 3 साल हो चुके हैं, मतलब डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है? 10%, 10%, 10% ऑन स्ट्रेट लाइन, मतलब 30% डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो ये जो वैल्यू दी है ये कितने परसेंट है? ये जो हमें फिक्स्ड एसेट की डब्ल्यू ये दी है डब्ल्यू, क्योंकि यहाँ पर डेप्रिसिएशन रिजर्व अकाउंट नहीं है, मतलब ये फिक्स्ड एसेट रिटर्न डाउन वैल्यू पर है, इस पर डेप्रिसिएशन लगा हुआ है 20%, 10%, 10%, 10% ओरिजिनल कॉस्ट का, स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिसिएशन बोला है, तो ये वैल्यू कितने परसेंट है? 70%। अच्छा इधर तो डेप्रिसिएशन हमें ध्यान रखना है, स्ट्रेट लाइन पे लगाना है। ऑन 31 मार्च 2010 एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 400 पाउंड, रिपेड एक्सपेंसेस 200 पाउंड और क्लोजिंग स्टॉक 8000 पाउंड। ये क्वेश्चन बनाने वाले से गलती हो गई। ऑन 31 मार्च 2010 नहीं होना था, 2011 होना था, या तो ये अपने क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप इसको 11 कर लीजिए। ये क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग में, ओपनिंग में होते तो टीबी में होते ना बेटा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्रीपेड होता तो टीबी के अंदर होता है, तो क्लोजिंग में जो टीबी के बाहर है, तो ये 2011 के आउटस्टैंडिंग है, 2011 के प्रीपेड है और 2011 का क्लोजिंग स्टॉक है। ओके, करेक्शन कर लीजिएगा, ये 2010 नहीं 2011 है। आप बोलेंगे सर आप भी तो करो, जब तक आप नहीं करेंगे हम नहीं करेंगे। लो 31 मार्च 2011 का एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड और क्लोजिंग स्टॉक। फिर रेट ऑफ एक्सचेंज ओपनिंग दी गई है, और सॉरी 2007 की जब असेट खरीदी गई तब की दी गई है। फिर 1 अप्रैल 2010 मतलब ओपनिंग दी गई, 31 मार्च 11 मतलब क्लोजिंग दी गई, और एवरेज भी दी गई। यही 4 रेट तुम्हें चाहिए होती है। आपको पूछा क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, ठीक है, इनकॉर्पोरेटिंग एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड ट्रायल बैलेंस, कॉमा इनकॉर्पोरेटिंग एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, कन्वर्टिंग यूके पाउंड इनटू इंडियन रुपीस। क्वेश्चन बनाने वाला तो बहुत ही समझदार निकला। एक तो ऊपर उसने एजम्पशन की जरूरत हटा दी, इंटीग्रल नेचर ऑपरेशन खुद लिख दिया, और दूसरा ये भी कह दिया कि आप ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट बाद में करो, पहले उसको क्या करो, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड को एडजस्ट करो फिर कन्वर्ट करो। इसका मतलब क्या हुआ? आपको यहाँ क्या करना है ट्रायल बैलेंस में, ये जो एक्सपेंसेस है 400 पाउंड आउटस्टैंडिंग, ये एक्सपेंस इस साल का है और अभी पे नहीं हुआ, तो हम इसको एक्सपेंसेस में करेंगे डेबिट। ये जो है ना 4800 के एक्सपेंसेस, ये जो गिवन है, जो गिवन ही क्यों लिखूँ मैं, लिखा भी है, इसमें प्लस कर दूँ मैं 400। एक्सपेंसेस जो इस साल के हैं वो पे नहीं हुए, पर वो इस साल का एक्सपेंसेस है, उसको एक्सपेंस में करो डेबिट, और एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग में लाइबिलिटी साइड में करो क्रेडिट। एक्सपेंस में करो डेबिट और लाइबिलिटी साइड में करो क्रेडिट, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, पहले ऐसा करो। और प्रीपेड है 200 एक्सपेंसेस प्रीपेड है, मतलब पे इस साल हो गए और वो अगले साल के हैं, तो उसको एक्सपेंसेस से करो क्रेडिट -200 और असेट में करो डेबिट, यहाँ पर 200 के प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो आपने इसको एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस को असेट में किया डेबिट और एक्सपेंसेस से किया क्रेडिट, मतलब एक्सपेंसेस से लेस कर दिया और इसको असेट बना लिया, और आउटस्टैंडिंग जो थे ना 400 को एक्सपेंसेस में जोड़ा, डेबिट किया और लाइबिलिटी में क्रेडिट किया। उसके बाद अब टीबी को कन्वर्ट करो, ऐसा वो चाहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन ने खुद ने कर दिया। तो एक्सपेंसेस 4800 प्लस 800 50 200 माइनस, तो ये एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे? एक्सपेंसेस फाइनली हो जाएंगे 5000 मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से। अच्छा मैं ये इस वाले 4800 में करना था एक्सपेंसेस, 3 4 1 2 इस वाले में करना था, ये वाला एक्सपेंस 4000। ये जो एक्सपेंसेस है इसमें 400 डेबिट और लाइबिलिटी में क्रेडिट, और प्रीपेड 200 यहाँ से क्रेडिट और असेट में डेबिट।
ये एक्सपेंस कितने हो गए, 5000 हो गए। ये एक्सपेंस 5000 करेंगे, इसके बाद इसको कन्वर्ट करेंगे एवरेज रेट जो भी दी गई है, एवरेज रेट। और जो प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग है, ये तो हमारी करंट असेट और करंट लायबिलिटी है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे क्लोजिंग रेट पर। करंट लायबिलिटी क्योंकि ये जो एक्सपेंसेस अब पे हमको अब करना है, ईयर एंड में पे करना है, इसको एवरेज रेट पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे एवरेज रेट पर, क्योंकि हमारी करंट लायबिलिटी है जो अब फ्यूचर में पे करनी है, तो आज के रेट पे करनी पड़ेगी ना। और ये करंट असेट है जिसको हम कन्वर्ट करेंगे क्लोजिंग रेट पर, और ये करंट लायबिलिटी है जिसको कन्वर्ट करेंगे क्लोजिंग रेट पर। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी ऐसा कुछ वाली बात नहीं जो मैं आपको करवाऊँ, आप कर सकते हैं। फिर आपको ये करना है और ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट करना है, और फिर टीबी में जो डिफरेंस आएगा, टीबी में जो डिफरेंस आएगा डेफिनेटली, जो डिफरेंस आएगा अमाउंट में, वो डिफरेंस जाएगा ब्रांच के प्रॉफिट एंड लॉस में एज पर AS 11 रिवाइज्ड। आपको बनाना ट्रेडिंग पीरियड, वो आप बना ही लोगे। बैलेंस शीट ऑन दैट डेट लंदन ब्रांच एज वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। बैलेंस शीट एज ऑन, बैलेंस शीट भी पूछी है लंदन ब्रांच, मतलब अब यहाँ पर चूंकि डेटा सिर्फ हेड ऑफिस का तो है नहीं, ब्रांच की बैलेंस शीट बनानी है, ब्रांच की बैलेंस शीट भर बनानी है आपको इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो ये एज बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट ऑफ द लंदन ब्रांच एज वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ दिल्ली हेड ऑफिस ऑफ DM लिमिटेड। आपको बैलेंस शीट भी बनानी है बेटा, बैलेंस शीट तो आप बना ही लोगे ना जब कन्वर्जन के बाद। फिक्स्ड एसेट, हाँ अब चलो हम एक आप चाहेंगे तो कर लें, तो कर ही लेते हैं। आप कहेंगे सर आपने हमको बहुत कम क्वेश्चन कराए फॉरेन ब्रांच पर, तो मैं करवा देता हूँ। ज़्यादा टफ तो है नहीं, मैंने कहा था सबसे इजी भी है और एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ओके, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन ऑफ फॉरेन ब्रांच। हाँ बेटा, ये हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया आप लोगों की खातिर, एक इजी क्वेश्चन का सॉल्यूशन जस्ट फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, हमने सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने पूछा अपने को ट्रायल बैलेंस, कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस इनकॉर्पोरेटिंग एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस कन्वर्टिंग UK पाउंड इनटू इंडियन रुपीस। इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया हुआ टीबी बनाओ, तो वो तो हम बनाएंगे ही सही। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस ऑफ जो भी ब्रांच है लंदन ब्रांच एज ऑन 31 मार्च 2011। यहाँ पर हम यदि डेटा चाहे तो पहले पाउंड में लें, फिर रेट ऑफ कन्वर्जन, फिर रुपीज़ में लें, पर मैं सीधे रुपीज़ में ले रहा हूँ। यह पर्टिकुलर यहाँ रेट ऑफ एक्सचेंज टू बी यूज्ड फॉर कन्वर्जन, ये अमाउंट इन रुपीज़, सीधे अमाउंट इन रुपीज़ ले रहा हूँ मैं, अमाउंट इन रुपीज़। यहाँ डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, और ये अमाउंट है इन रुपीज़, और यहाँ रेट ऑफ एक्सचेंज, और यहाँ पर्टिकुलर। ठीक है बेटा, हमें एक ट्रायल बैलेंस पूरा नया बनाने से बेहतर हम 1 बाय 1 इनर कॉलम ही सब कुछ कर देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में दी गई है फिक्स्ड असेट, क्वेश्चन में सबसे पहले फिक्स्ड असेट दी गई है, जो भी फिक्स्ड असेट दी गई है वो है 24,000 पाउंड। बेटा इसको कन्वर्ट करेंगे 4 साल पहले जब भी हमने ये फिक्स्ड असेट खरीदी तब की रेट पर, तब रेट थी 70 रुपीज़ 70 इक्वल टू 1 पाउंड, तो मल्टीप्लाई बाय 70 कर देंगे, तो ये 24,000 24,000 इंटू 70, 16 ले, यहाँ पर हमने लिखा रेट ऑन द डे ऑफ
परचेज दैट इज 70, ये आ गया 16,80,000। ओके, 16,80,000 ये आ गया। फिक्स्ड एसेट की जो गिवन वैल्यू है उसको हमने एज इट इज कन्वर्ट कर लिया बिफोर डेप्रिसिएशन। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक ये कन्वर्ट होगा ओपनिंग रेट पर। ओपनिंग रेट हमें गिवन है 76, ओपनिंग रेट है 76 और ओपनिंग स्टॉक गिवन है 11,200 पाउंड। एक पाउंड 76 रुपीज़ के बराबर इंटू 76 किया तो ये आया 8,51,100। नेक्स्ट आइटम है गुड्स फ्रॉम एचओ। गुड्स फ्रॉम एचओ ये किसी भी रेट से कन्वर्ट नहीं होता, इसके लिए एज पर एचओ बुक, एज पर हेड ऑफिस बुक्स। हेड ऑफिस की बुक्स में जो लंदन ब्रांच अकाउंट बना हुआ है वहाँ गुड्स सेंट टू ब्रांच दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है 49 लाख 26,000। हेड ऑफिस कह रहा है हमने ब्रांच को 49,26,000 का गुड्स भेजा है रुपी टर्म में, तो ये रुपी में हम लिख दिया। फिर है एक्सपेंसेस, इसमें तो हमें एडजस्टमेंट करना है, तो एक्सपेंसेस लिखे तो साथ में सब निपटा ही दें। एक्सपेंसेस उसके नीचे प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्वेश्चन की डिमांड है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस हमारा क्वेश्चन में दिया था 4800, ये दिया मैंने डॉलर पाउंड में दिया हुआ है, प्लस 400 जो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है ईयर एंड में, तो एक्सपेंस में किया डेबिट और लाइबिलिटी में किया क्रेडिट। सॉरी ये है 400। अब इसको हम अच्छा इधर माइनस, तो एक्सपेंसेस प्रीपेड हैं, मतलब हमने पे अभी कर दिए पर है वो अगले साल के, तो उसको क्या करेंगे हम बेटा, एक्सपेंसेस से क्रेडिट और असेट में डेबिट। ये हमने डबल इफेक्ट दे दिए। ये एक्सपेंस कितने हो गए बेटा 5,000। अब हम क्या करेंगे, 5,000 जो एक्सपेंसेस है आफ्टर कितने से बेटा 4800 प्लस 400 माइनस 200, एक्सपेंस आ गए 5,000। बेटा जो 5,000 आए हैं इसको कन्वर्ट किया जाए एक्सपेंसेस को एवरेज रेट, क्योंकि एक्सपेंसेस पूरे साल भर हुए हैं वो है 75, तो इस 5,000 इंटू 75 कर देंगे, 3,75,000 आ गया एक्सपेंसेस का वैल्यू। और बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस 200, इसको कन्वर्ट करेंगे क्लोजिंग रेट, क्योंकि ये करंट असेट करंट लाइबिलिटी है, क्लोजिंग रेट पर कन्वर्ट करेंगे। ऐसा ही मॉड्यूल ने भी किया है, क्लोजिंग रेट है 77, मॉड्यूल ने भी ऐसा ही किया है, क्लोजिंग रेट पर कन्वर्ट करेंगे तो 200 प्रीपेड है इंटू 77, 15,400 प्रीपेड एज एन करंट असेट आएगा बैलेंस शीट में। और इधर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 400 है, ये भी 77 की क्लोजिंग रेट पर लाइबिलिटी है 30,800। प्रीपेड असेट में आ गए, डेबिट में आ गए, और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी में आ गए। फिर ओके। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है क्रेडिटर डेटर्स। क्लोजिंग रेट, ये क्लोजिंग करंट असेट है, डेटर आएंगे, डेटर की क्लोजिंग रेट है 77, और वो डॉलर में कितने दिए, पाउंड में कितने दिए बेटा 4800, ये भी 4800 इंटू 77, 369,600, ये हो गया है ना। उसके बाद क्रेडिटर्स 3,200 है, ये भी क्लोजिंग रेट 30, सॉरी 77 तो क्लोजिंग रेट है, और 3,200 पाउंड है इंटू 77, 46400 246400। ओके, नेक्स्ट बैंक क्लोजिंग रेट 1200 पाउंड, इसको कन्वर्ट किया 77 पर 92,400। परचेजेज एवरेज रेट
एवरेज रेट है 75 और यहाँ पर सेल भी बची है अभी। परचेज है 12,000 पाउंड, 12,000 इंटू एवरेज 75, परचेज 9 लाख और सेल है 96,000, एवरेज रेट 75, 96,000 इंटू 75, 72 लाख रेट में। अब यहाँ पर डिफरेंस इन एक्सचेंज, डिफरेंस इन एक्सचेंज ये है बैलेंसिंग फिगर। नोट, इस पर नोट लग जाएगा, नोट नंबर 1, एस पर AS 11 revised above difference in exchange shall be taken to branch revenue account। ठीक है, ब्रांच रेवेन्यू अकाउंट ये हो गया। बट अब डिफरेंस बेटा जो भी होगा वो हम निकाल लेंगे प्रॉफिट एंड, और डिफरेंस डेबिट में है तो ब्रांच के पीएल के डेबिट में, और क्रेडिट में है तो क्रेडिट में, क्रेडिट वाला इनकम मान लेंगे, डेबिट वाला एक्सपेंस मानकर पीएल में डाल देंगे। तो ये तो हमने कर लिया। अब ये हमारा आंसर 1 हो गया। आंसर 2 में क्या पूछा है, P&L और फिर बैलेंस शीट। अब आप क्या बनाओ, P&L क्या बनाओ, बैलेंस शीट बेटा, वैसे तो इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, और वैसे भी ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, आप इसको मॉड्यूल से भी चेक कर सकते हैं। ओके, ठीक है। हेलो, देखिए बेटा, ये आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, ये हमने कन्वर्ट किया, हमने कर लिया बेटा। देखिए ये आपका स्टडी मॉड्यूल है, मैंने क्वेश्चन निकाल के रखा था कि आप इसको खुद कर लेंगे। तो इसमें डिफरेंस जो आ रहा है ना बेटा, इनका डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है क्रेडिट में, है ना, शायद हमसे टेली हो रहा होगा, देख लेना। ये 12,400 डिफरेंस आ रहा है, इन्होंने बनाया ट्रेडिंग P&L। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक तो नीचे, क्लोजिंग स्टॉक नीचे दिया हुआ है, अब वो हमने कन्वर्ट नहीं किया, क्लोजिंग स्टॉक को कन्वर्ट करेंगे क्लोजिंग रेट पर, आपको पता ही है, और ये ट्रेडिंग बन जाएगा। और डिफरेंस इन एक्सचेंज को उन्होंने इनकम में ले लिया और फिर बैलेंस शीट बना दी है। बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट 16,80,000 की थी WDV ओपनिंग, और इस पर हम लगाएंगे डेप्रिसिएशन इस साल का, चौथे साल का, ठीक है। डेटर, कैशियर बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक, बेटा बैलेंस शीट में क्या बताऊं मैं, वो तो आप कर ही लोगे, कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं है, ठीक है बेटा। ये आपको मैंने बता दिया कि आपके यहाँ मॉड्यूल में ये क्वेश्चन गिवन है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, फिर चेक कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन था बेटा,
ज़्यादा कुछ बताने के लिए मेरे पास है नहीं। बस फिक्स्ड एसेट पर ध्यान रखिएगा कि स्ट्रेट लाइन में लगता है डेप्रिसिएशन, तो 10% हर साल लगता है, इस साल भी 10% लगेगा ओरिजिनल कॉस्ट का। और ये जो WDV दी हुई है ये कितने कुछ सालों का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद की दी है, तो आप खुद अब चेक करें कि ये वैल्यू 70% है, 60% है, कितनी परसेंट, वो आप चेक करके आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये था एक और क्वेश्चन ऑन फॉरेन ब्रांच। अब यहाँ पर इतने क्वेश्चन बहुत हैं? हाँ बहुत हैं। ठीक है बेटा, ये भी हमने कर लिया। अब ये क्वेश्चन एक नंबर 21, ये 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में जो खास बात है मैं बता देता हूँ। इस क्वेश्चन 21 को भी आप ही को होमवर्क में दे रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है और मुश्किल से 20 मिनट का होमवर्क है, एक क्वेश्चन मतलब 20 मिनट्स मैक्सिमम। तो देखिए ये क्वेश्चन 21 भी देखिए, इसमें भी कैरोलिन एंड कंपनी हैज़ ए हेड ऑफिस एट न्यूयॉर्क, ब्रांच हेड ऑफिस यूएसए में है, एंड ब्रांच एट मुंबई। तो यहाँ पर ब्रांच मुंबई में है जिसकी करेंसी रुपीस है, और हेड ऑफिस यूएस में है जिसकी करेंसी है डॉलर, अमेरिकन डॉलर। तो हमें ब्रांच की करेंसी रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करना होगा या रिवर्स करना होगा। अच्छा, इज एन इंटीग्रल ऑपरेशन, फॉरेन ऑपरेशन, ये भी लिख दिया इंटीग्रल, मतलब आपको एजम्पशन की जरूरत नहीं कि इंटीग्रल या नॉन इंटीग्रल, ये इंटीग्रल ही है। अब मुंबई ब्रांच फर्निशेज विद इट्स ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस आपको मुंबई ब्रांच का रुपीस में दिया हुआ है, इसे हमें डॉलर में कन्वर्ट करना होगा, डिवाइड करना, मतलब मल्टीप्लाई की बजाय डॉलर अब डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ ओपनिंग स्टॉक दिया है 300 इन 1000, 300 इन 1000, 1000 में कितने शून्य आते हैं, 1 2 3 शून्य आते हैं। अच्छा, 1000 में 3 शून्य, तो ये 300 पे 3 शून्य लगेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 लाख। अब 3 लाख तो है ओपनिंग स्टॉक इन रुपी, इसको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो ज़्यादा होगा कि कम होगा, डेफिनेटली कम होगा। अच्छा, परचेज इन सेल है, डेटर क्रेडिटर है, बिल ऑफ एक्सचेंज BR है, वेजेस है, रेंट है, सन्ड्री चार्जेस है, कंप्यूटर है, बैंक बैलेंस है, और ब्रांच की बुक्स में न्यूयॉर्क को 1620, 16,20,000 देना आ रहा है, 16,20,000 देना आ रहा है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, computer were acquired from a remittance of $6,000 received from New York head office and paid to supplier, depreciation computer per depreciate computer at 60% for the year। ये जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर है 2,40,000 रुपीज़ में, 2,40,000 रुपीज़ में दिया है इंडियन मुंबई ब्रांच में। यहाँ जो ये कंप्यूटर खरीदा गया 2,40,000 में, इसके लिए यूएस ने वहाँ से अमाउंट भेजा था $6,000, $6,000 रेमिट किया था, तो 6,000 उसकी रुपये क्या होगी, डॉलर वैल्यू। मतलब यहाँ आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, उन्होंने खुद ने बोल दिया, हमें उस दिन की रेट देने की बजाय, जब असेट खरीदी गई उस दिन की रेट देने की बजाय उन्होंने क्या कर दिया, अमाउंट ही दे दिया कि न्यूयॉर्क हेड ऑफिस ने मुंबई $6,000 भेजा था, उसी से इंडिया में 2,40,000 में कंप्यूटर, तो $6,000 को कन्वर्ट किया गया होगा रुपये में, और उससे कंप्यूटर, तो 240 जो रुपये वैल्यू है उसकी डॉलर वैल्यू 6,000 गिवन है, बस हमें वो डॉलर वैल्यू एज इट इज़ ले लेनी है। तो हम 240 को इसी रेट पे कन्वर्ट नहीं करेंगे, बल्कि उसकी डॉलर वैल्यू गिवन है, क्योंकि हेड ऑफिस को उस कंप्यूटर की कॉस्ट क्या रही वो गिवन है। न्यूयॉर्क हेड ऑफिस को इस कंप्यूटर की कॉस्ट डॉलर में रही है 6,000, तो हम 6,000 ले लेंगे, और उस 6,000 पर 60% लगाएंगे डेप्रिसिएशन 3,600, डेप्रिसिएशन की रेट कंप्यूटर पे हमेशा हायर होती है। तो टीबी में तो हम 6,000 ले लेंगे कंप्यूटर को, और मुंबई में स्टॉक है क्लोजिंग 420, इसको हम कन्वर्ट करेंगे क्लोजिंग रेट पर। हमें रेट ऑफ एक्सचेंज ओपनिंग दी गई है अप्रैल की, क्लोजिंग भी दी गई है 42, ओपनिंग 40, क्लोजिंग 42, और एवरेज दी गई है 41, और कन्वर्जन इन डॉलर शेल बी मेड अप टू 2 डेसिमल, मतलब यहाँ पर आपको तय है कि कन्वर्जन में फ्रैक्शन आने वाला है, फ्रैक्शन आए तो आप उसको अप टू 2 डेसिमल लेके चलें। जैसे कि ओपनिंग स्टॉक गिवन है 3 लाख रुपीज़, 3 लाख, 3 लाख का डिवाइड करें 40 से, तो ये $7,500 में आ गया, ये तो फ्रैक्शन में नहीं आया। परचेजेस 8 लाख, 8,800, एक
ये हुई परचेज रुपये में 8 लाख, ये परचेज 8 लाख, इसको कन्वर्ट करें एवरेज रेट 41 डिवाइड बाय 41 तो आया 19512 19512.19। तो हम यहाँ पर 19512.19 लिख के छोड़ देंगे अप टू 2 डेसिमल, मतलब पॉइंट में 0.19 लिखेंगे बस, क्योंकि पॉइंट के बाद 1951 है पर हम सिर्फ 2 डेसिमल तक लेंगे। ऐसा करना है हमको, कर लेंगे। और ब्रांच जो देना दिखा रही है 16,20,000 रुपीज़ में, तो हेड ऑफिस कितना लेना दिखा रहा है हेड ऑफिस की बुक्स में? न्यूयॉर्क ब्रांच में मुंबई ब्रांच का बैलेंस डेबिट आ रहा होगा, क्योंकि मुंबई में न्यूयॉर्क का आ रहा है क्रेडिट, तो न्यूयॉर्क में मुंबई का बैलेंस आ रहा होगा डेबिट बैलेंस। न्यूयॉर्क हेड ऑफिस मुंबई ब्रांच से डेबिट बैलेंस लेना दिखा रहा होगा डॉलर में, तो उसकी डॉलर वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी। क्या लिखा है सबसे लास्ट सेकंड लाइन देखिए, यू आर इन्फॉर्म दैट मुंबई ब्रांच शोड ए डेबिट बैलेंस ऑफ $, 39,609.18। तो जो $16,20,000 रुपीज़ ब्रांच देना दिखा रही है, उसी की रुपी वैल्यू है $39,609.18। अच्छा, गुड्स फ्रॉम एचओ तो है ही नहीं, तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको, ब्रांच खुद गुड्स खरीदती है। पर तो भी वो इंटीग्रल नेचर ऑपरेशन है, मतलब हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच ट्रांजेक्शन इस तरह है कि है कि वो इंटीग्रल है, वो ब्रांच जो है हेड ऑफिस की एक्टिविटी का एक्सटेंशन ही है। ऐसा क्वेश्चन ने खुद ने लिख दिया है, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये भी इंटीग्रल से होगा। करना क्या है आपको? अच्छा, करना क्या है आपको? क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर $, द रेवेन्यू स्टेटमेंट फॉर देयर, मतलब आपको डॉलर में बनाना है ट्रेडिंग एंड P&L। रेवेन्यू स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेटेड ऑफ मुंबई ब्रांच एज वुड अपेयर इन द बुक्स ऑफ न्यूयॉर्क। वही ब्रांच की बैलेंस शीट जैसे आप अभी पिछले क्वेश्चन में आपने बैलेंस शीट बनाई थी वैसे बना देंगे। ब्रांच की असेट, ब्रांच की लाइबिलिटी और एचओ का बैलेंस। ब्रांच की बैलेंस शीट बनानी है तो आप बना लेंगे। एक तरह से आप ब्रांच की बैलेंस शीट बना रहे हो, वो बुक्स भूल जाओ कि किसकी बुक्स में, ब्रांच की बैलेंस शीट। ब्रांच में फिक्स्ड एसेट आएगी, स्टॉक आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा, डेटर आएंगे, कैश एंड बैंक आएगा, क्रेडिटर आएंगे, प्रीपेड एक्सपेंस असेट में आएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी आएंगे, और ब्रांच को जो अमाउंट एचओ को देना है वो लाइबिलिटी में आ जाएगा। ध्यान दें, जब ब्रांच की बैलेंस शीट बनेगी तो ब्रांच जो एचओ को देना दिखा रही है, ब्रांच की बुक्स में जो एचओ का क्रेडिट बैलेंस है वो भी तो लाइबिलिटी में आएगा एज ए कैपिटल, नहीं तो बैलेंस शीट टैली कैसे होगी? ध्यान रखेंगे। ये था फॉरेन ब्रांच में इंटीग्रल नेचर ऑपरेशन। बेटा अब यहां पर आता है, यदि नॉन इंटीग्रल है तो क्या? नॉन इंटीग्रल है तो क्या? नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन, नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन यदि दिया है, मतलब क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच जो ट्रांजेक्शन है वो नॉन इंटीग्रल नेचर के हैं, तो कन्वर्जन अलग ढंग से होगा। इस पर क्वेश्चन रेयर होते हैं। ऐसा आपको सिर्फ और सिर्फ तभी करना है जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन हो, कहा गया हो कि ऑपरेशन बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच आर ऑफ नॉन इंटीग्रल नेचर, तभी उस केस में रूल्स ऑफ कन्वर्जन, रूल्स ऑफ कन्वर्जन, नॉमिनल आइटम, एवरेज रेट। तो बेटा ये तो वहां भी था, इंटीग्रल हो या नॉन इंटीग्रल, दोनों में नॉमिनल आइटम को एवरेज रेट पे कन्वर्ट करते हैं, मतलब परचेज हुआ, सेल्स हुआ, एक्सपेंसेस हुआ, इन सबको कन्वर्ट करना है एवरेज रेट पर। इंटीग्रल में भी यही होता था और नॉन इंटीग्रल में भी बेटा यही होगा। दूसरा, क्लोजिंग करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी, इसको क्लोजिंग रेट पर, अरे ये तो वहां भी होता था। डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिटर्स, कोई लोन है
कैश, बैंक, ये सब तो लॉजिकली क्लोजिंग रेट पर इंटीग्रल में भी होते थे, यहाँ भी होंगे। तो सर आप अलग अलग पढ़ाई क्यों रहे हो, दोनों को एक जैसा बोल दो ना सर, सब एक जैसे ही तो है। नॉमिनल भी, एवरेज पर, वहाँ भी यहाँ भी, क्लोजिंग करंट एसेट करंट लायबिलिटी वहाँ भी क्लोजिंग पर, यहाँ भी क्लोजिंग पर। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग रेट, ओपनिंग रेट, और ये भी वही, वहाँ भी ओपनिंग रेट पर, यहाँ भी डेफिनेटली जब क्लोजिंग स्टॉक कन्वर्ट हुआ है क्लोजिंग रेट पर, तो यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक, और यही क्लोजिंग रेट अगले साल क्या होगी, ओपनिंग रेट। तो बेटा ओपनिंग में कन्वर्ट हो ही गया ना अपने आप, तो ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट पर, ये पिछले साल क्या था, क्लोजिंग स्टॉक, तब रेट क्या थी, ये यही ओपनिंग रेट, अगले पिछले साल क्या थी, क्लोजिंग रेट, तो बेटा वही हुआ, मतलब कोई चेंज नहीं। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, छोड़ो, हो गया ये इंटीग्रल, बेवजह एस ने इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल का शगुफा छोड़ रखा है, जब सब कुछ एक जैसा नहीं बेटा, ये तीन चीज तो एक जैसी है, नॉमिनल आइटम एवरेज रेट पर, क्लोजिंग करंट एसेट लायबिलिटी क्लोजिंग रेट पर, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट पर, है ना। और अब यहां पर जो फिक्स्ड एसेट्स है और उसका डेप्रिसिएशन, हम इंटीग्रल नेचर में इसको कन्वर्ट किया करते थे, फिक्स्ड एसेट जब खरीदी गई उस दिन की रेट यानी हिस्टोरिकल रेट पर, यदि फिक्स्ड एसेट खरीदी गई 4 साल पहले तो 4 साल की रेट पर कन्वर्ट करेंगे, फिक्स्ड एसेट खरीदी गई 7 ईयर बैक तो 7 ईयर बैक रेट क्या थी उस पर कन्वर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर फिक्स्ड एसेट भी कन्वर्ट होती है क्लोजिंग रेट पर, फिक्स्ड एसेट भी कन्वर्ट होती है क्लोजिंग रेट पर। और ये तो सबसे मेन डिफरेंस बेटा यही है, बाकी वो गुड्स फ्रॉम एचओ भी वही होगा, गुड्स फ्रॉम एचओ एज पर वही एचओ बुक, कुछ वही होगा बेटा, सब कुछ होगा, सिर्फ फर्क कहाँ आ रहा है, फिक्स्ड एसेट में फर्क आ रहा है, एक तो फिक्स्ड एसेट में फर्क आ रहा है, वहां फिक्स्ड एसेट कन्वर्ट होती थी रेट ऑन द डे ऑफ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, और यहां पर फिक्स्ड एसेट भी कन्वर्ट होगी क्लोजिंग रेट पर। और एक और difference in TB, that is difference, foreign exchange difference, foreign exchange difference, बेटा इस डिफरेंस को हम इंटीग्रल नेचर में ले जाया करते थे ब्रांच के प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन यहां विल बी टेकन टू इंटीग्रल में, ये डिफरेंस जाता था ब्रांच के प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट हो तो डेबिट, क्रेडिट हो तो क्रेडिट, लेकिन यहाँ पर ये ब्रांच के रेवेन्यू अकाउंट पीएल में नहीं जाता, बल्कि टेकन टू नॉट रेवेन्यू अकाउंट ऑफ ब्रांच, रादर फॉर ए टू ए रिजर्व, टू ए रिजर्व, और रिजर्व बैलेंस शीट में आएगा ए रिजर्व, इसको एक रिजर्व में ले जाएंगे, इस डिफरेंस को रिजर्व में लेके छोड़ देंगे, टू ए रिजर्व फॉरेन करेंसी रिजर्व या ट्रांसलेशन, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, और ये बैलेंस शीट में जाएगा। मतलब आपको एग्जाम में यदि ये नॉन इंटीग्रल आ गया तो आपको इस डिफरेंस को कुछ भी नहीं करना है, बस जनरली बैलेंस शीट तो कम पूछते हैं, ठीक है, तो ये बस रिजर्व में दिखा दो। तो फिर ये क्या चेंज आया, सिर्फ इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल में सिर्फ एक ही चेंज आया मेजर, तो फिक्स्ड एसेट को इंटीग्रल में कन्वर्ट करते थे रेट ऑन द डे ऑफ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, और यहाँ कन्वर्ट करते हैं क्लोजिंग रेट पर, और उसका डेप्रेशन का भी वही ट्रीटमेंट होगा, डेप्रेशन वहाँ कन्वर्ट होता था हिस्टोरिकल रेट पर, यहाँ कन्वर्ट होगा क्लोजिंग रेट पर, क्योंकि फिक्स्ड एसेट का हिस्सा ही होता है डेप्रिसिएशन। और जो डिफरेंस आता है वहाँ डिफरेंस इंटीग्रल में जाता था ब्रांच के पीएनएल में, यहाँ जाएगा एक रिजर्व में, बस इसके अलावा इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए आपको इस पर ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत भी नहीं है, और ना ही कुछ, बस आपने एक आध क्वेश्चन कर लिया तो काफ़ी है, करना कुछ नहीं है। उसके पीछे रीज़न तो होते हैं बेटा,
लेकिन इतना ही आपके लिए अभी काफ़ी है कि हम, क्योंकि वो इन डेप्थ जाके बताना पड़ता है और जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो आपको एस जब पढ़ाए जाएंगे तब कवर अप हो ही जाएंगे। मैंने आपको बताया कि मैं सिर्फ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ, जितना हमारा इस चैप्टर में पढ़ना है उतना ही मैं बता रहा हूँ, बाकी आपको इन डेप्थ में वहाँ पढ़ाया जाएगा। और वैसे भी इंट्रीगल नेचर मतलब हेड ऑफ ब्रांच एक ही है और नॉन इंट्रीगल मतलब अलग अलग है। इंट्रीगल नेचर में यदि हेड ऑफिस एंड ब्रांच एक ही है, इंट्रीगल है दोनों एक ही है, तो जो फिक्स्ड असेट्स है यदि $4000, ये हमारी न्यूयॉर्क ब्रांच है या जो भी है यूएस में है कोई ब्रांच, करेंसी डॉलर है, तो बेटा यहाँ पर जो ये जो यूएस डॉलर है इसको हमें कन्वर्ट करना है रुपये में, तो ये ब्रांच और हेड ऑफिस चूंकि एक ही है तो यहाँ पर हेड ऑफिस ये कॉस्ट देखी जाएगी, क्योंकि ब्रांच कोई अलग से नहीं है, इंट्रीगल में दोनों एक है, तो ब्रांच ने जो खरीदी होगी उसके लिए फंड हेड ऑफिस से आया होगा, या जो ब्रांच को कॉस्ट लगी मतलब हेड ऑफिस को कॉस्ट है तो उसको हेड ऑफिस की कॉस्ट के एंगल से कन्वर्ट करेंगे। और हेड ऑफिस ने यदि ये असेट खरीदी थी 7 ईयर बैक, तो इसके लिए फंड कहाँ से गया होगा, हेड ऑफिस से गया होगा, तो 7 साल पहले हेड ऑफिस ने फंड भेजा होगा, तो जो कॉस्ट हेड ऑफिस की वही ब्रांच की, या जो ब्रांच, तो हमें हेड ऑफिस के एंगल से कॉस्ट निकालनी है, और हेड ऑफिस ने तो फंड 7 साल पहले भेजा था, तो 7 साल पहले की रेट लगेगी, क्योंकि हमें हेड ऑफिस के एंगल से कॉस्ट चाहिए, क्योंकि हेड ऑफिस और ब्रांच एक ही है। लेकिन यहाँ पर नॉन रीगल में हेड ऑफिस अलग है और ब्रांच अलग है, दोनों के बीच एक दीवार है, यहाँ पर दोनों एक थे, यहाँ दोनों अलग अलग है। तो फिर यदि ब्रांच ने यदि $4000 में असेट खरीदी थी, और आप ब्रांच और हेड ऑफिस को अलग अलग मान के चलिए, और ब्रांच ने यदि ये 7 साल पहले खरीदी थी, तो अब तो हम ये मान रहे हैं कि ब्रांच और हेड ऑफिस में कोई कनेक्शन ही नहीं, अलग अलग है। तो बस चूंकि कन्वर्जन आप ईयर एंड में हो रहा है, कन्वर्जन मतलब ये मर्जिंग ईयर एंड में हो रही है, बाकी हमें माने ब्रांच अलग है हेड ऑफिस अलग है, दोनों का ऑपरेशन अलग अलग है, तो हमें 7 साल पहले हम चूंकि दोनों को अलग अलग ही मान रहे हैं, सिर्फ बैलेंस शीट में डेटा मर्ज करना चाहते हैं, सिर्फ बुक्स में डेटा मर्ज करना चाहते हैं, कि एक्चुअल में तो दोनों एक ही है, फिर ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों को अलग अलग माना जा रहा है। 7 साल पहले हेड ऑफिस को क्या कॉस्ट रही उससे मतलब ही नहीं रहेगा हेड ऑफिस को, 7 साल पहले कोई कनेक्शन माना ही नहीं गया दोनों के बीच में, सिर्फ ईयर एंड में इसको सिर्फ डेटा मर्ज करना है यहाँ पर, इसलिए कन्वर्जन हो रहा है, तो क्लोजिंग रेट पर ये सब कुछ हो जाएगा, माना जाएगा कि हेड ऑफिस ब्रांच का डेटा अब ले रहा है, तो आज के डेट में करो, 7 साल पहले से उसको मतलब नहीं है। इसको आप ज़्यादा डेप्थ में समझ पाएंगे, आपको ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे असीम सर जब आप पढ़ेंगे एस। और मुझे यहाँ पर आपको सिर्फ बताना है कि इंट्रीगल नॉन इंट्रीगल में सिर्फ क्या फ़र्क है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ फिक्स्ड असेट कन्वर्ट होती थी फिक्स्ड असेट ऑन द रेट ऑन द डे ऑफ परचेज, और नॉन इंट्रीगल में क्लोजिंग रेट पर। अब एग्जाम में इंट्रीगल एज्यूम करते हैं जनरली हम, और बेटा हर क्वेश्चन में आपको रेट, आप देखें ना जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन में रेट ऑन द डे ऑफ परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट दी गई थी, फिक्स्ड असेट कब खरीदेगी वो रेट दी गई थी, क्यों दी गई थी वो रेट, क्या चाहता था क्वेश्चन, क्यों दी, इंट्रीगल चाहता था ना, तभी तो उसकी जरूरत पड़ती है, नॉन इंट्रीगल में तो उसकी जरूरत ही नहीं है, असेट 7 साल पहले खरीदी, 6 साल पहले खरीदी, 5 साल पहले खरीदी, उस रेट की जरूरत पड़ती नहीं है नॉन इंट्रीगल में। यदि किसी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि असेट खरीदने की रेट दी नहीं गई हो, कि असेट कब खरीदी गई ये नहीं दिया गया, उस दिन की रेट नहीं दी गई, तो फिर वो क्वेश्चन क्या चाहता है कि आप क्या मान लो, नॉन इंट्रीगल मान लो, और फिक्स्ड असेट को भी कन्वर्ट कर दो क्लोजिंग रेट पर, ये हो सकता है। ठीक है बेटा, तो ये हम फॉरेन ब्रांच हमारा कंप्लीट मानते हैं। आपको होमवर्क में क्वेश्चन 2 हो गए बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, तो आपको होमवर्क में 2 क्वेश्चन हो गए, 22 और एक मैंने जो अभी करवाया है कंप्यूटर वाला 21, 21 और 22, ये 20 क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये May 16 एग्जाम में आया हुआ है, May 16 एग्जाम में आया हुआ है, तो बेटा इसको आप सॉल्व करेंगे और मुझे इसका सॉल्यूशन व्हाट्सएप करेंगे। थैंक यू। ये क्वेश्चन हमारा हुआ है फॉरेन ब्रांच। ओके बेटा, ज़्यादा आपको प्रैक्टिस फॉरेन ब्रांच की करनी है, मैंने जितना करवाया उतना काफ़ी है, ब्रांच बहुत वास्ट है, बहुत वैरायटी है, और बेटा कहीं ना कहीं लिमिट हमें लगानी पड़ेगी, तो हमारी लिमिट इतनी ही है, फॉरेन ब्रांच में आप इससे ज़्यादा नहीं पढ़ें, जो मैंने करवाया उतने क्वेश्चन कर लें, एक आध प्रैक्टिस के लिए बाद में क्वेश्चन रख लें, अभी ज़्यादा प्रैक्टिस ना करें, रिवीजन के वक्त
टाइम लगेगा आपको, तो अभी जो मैंने बताया उतना ही क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी है। 2 क्वेश्चन कर लें, 21 और 22, इट इज़ सफिशिएंट। ठीक है बेटा, अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है कि नहीं, क्योंकि आपको होमवर्क ज़्यादा हो गया ना बेटा।